दिन एक अध्यक्षीय भार है कि आप सबके प्रति, अपने वक्ताओं के प्रति आज ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विद्याश्री न्यास द्वारा मध्यकालीन कविता का पुरस्कार विषय पर संपन्न होने जा रहा है और ये अगले साल तक के लिए 14 जनवरी तक के लिए स्थगित समझिए इसको। ये पूर्ण विराम नहीं है, या विराम है, क्योंकि दादा जिस विद्या के साथ है पूज्य विद्या निवास मिश्र जी के लिए समर्पित होकर के साहित्य और साहित्य के गुणों की पूजा को कराते हैं, वो सबके लिए वरेण्य। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार के प्रबंधक श्री राजेश कुमार तिवारी जी को मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत, और साथ ही अपने बहुत ही प्रिय प्रोफेसर विजय मिश्र जी को कि जिन्होंने बहुत कम समय में इस विद्यालय को एक नया स्वरूप दिया। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि पूज्य पारसनाथ तिवारी जी जो इस विद्यालय के संस्थापक रहे, उनकी भी स्मृति को हम लोग ताजा करें। और सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है कि आज विद्या परिवार में, महाविद्यालय परिवार में, पारसनाथ तिवारी सभागार में विद्या निवास किसी विद्यालय में यदि विद्या का निवास स्थापित हो तो इससे बड़ी बात नहीं हुई। और हम सब के लिए पूज्य प्रेरणा स्रोत कहीं न कहीं हमारी रुचियों को सुलझाने वाले बने विद्या निवास मिश्र जी, हम लोग कक्षा के विद्यार्थी रहे उनके, इसलिए हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उनके उन मूल्यों को, उन विचारों को, जिन आस्थाओं के साथ वो जीते थे, जिन मूल्यों के साथ जुड़ते थे और जिन पक्षों के साथ लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों के अंदर जो लेखकी बीज वपन करते थे, हम लोगों को खड़ा होना उन्होंने सिखाया। जब हम लोग छात्र थे मंचों पर कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए, ये सब अपने गुरुजनों की ही कृपा से जुड़े। तो ऐसे पूज्य पंडित विद्या निवास मिश्र जी के तमाम स्मृतियों नमन करता हूँ और आपकी तरफ से भी नमन करता हूँ। कहीं न कहीं आप लोग के मन में वो रचे रसे हमारे मंच पर उपस्थित दादा डॉक्टर दयानंद मिश्र जी, जो कि जब गुरु जी नहीं रहे तो हम लोग ने, मैंने कहा भी कि गुरु पद खाली नहीं होता और हम आपको गुरु मानते हैं, इसलिए जो है उसी रूप में मैं डॉक्टर दयानंद मिश्र जी की सेवा करता हूँ। और उस परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मिश्र जी को भी हम लोग गुरु की श्रेणी में रखते हुए निरंतर जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारे बीच हिंदुस्तानी अकेडमी के भाई प्रोफेसर प्रताप सिंह जी हैं, जो संत साहित्य के बहुत अच्छे मजबूत हैं, क्योंकि विषय इतना और समय भी इतना कम कि बहुत कुछ बोलते, काफ़ी अध्ययन है, गुरुकुला के संत परंपरा को आपने किया है और बराबर संत समाज की गोष्ठियों में हम लोग 2-2 हाथ भी बोलते रहते हैं, तो सीखने का भी अवसर देते हैं। हमारे सहयोगी प्रोफेसर वशिष्ठ स्वरूप जी हमारे अनुज हैं और बहुत ही प्रिय हैं, काशी विश्वविद्यालय के पूर्व से ही इतने प्रिय हैं कि हम लोग इनका सम्मान कि हमारे आदरणीय हैं। निरंतर जो है गीत गजलों के माध्यम से हमारे काशी का भी गौरव होता है। हमारे बीच इस सभागार में जिन जिन लोगों के नाम से मैं अवगत हो पाया अभी तक, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी जो वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और निरंतर हम लोग पढ़ते रहते हैं। मानस जो है बराबर हम लोग को व्हाट्सएप भेजता रहता है कि जो लोकमत
लोगों को जोड़ने का काम करें। इसी जोड़ने के काम के लिए हम लोग 3 दिन से मध्यकालीन कविता पर विचार कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे शिक्षाविद, साहित्य चिंतक प्रोफेसर ईश्वर मिश्र जी, हमारे भी प्रोफेसर विश्वास पाटिल जी, हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर प्रेमशीला शुक्ल जी, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, प्रोफेसर उदय प्रकाश जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, सविता श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर भारती गोरे जी, भारती गोस्वामी जी, डॉक्टर भावना, अमित राय जी, प्रोफेसर नीलेश त्रिपाठी जी, अरविंद मिश्र जी, डॉक्टर DN सिंह जी, इन सब के प्रति मैं, जिन्होंने हमारे इस सभा को, हमारे पंडित जी के इस सारस्वत यज्ञ में अपनी आहुति दी, समय देकर के जो समय की आहुति भी की जाती है, इससे बड़ा पुण्य का काम भी नहीं है। जो समय व्यक्ति को बनाता है, बिगाड़ता है, जो रास्ता दिखलाता है, ऐसे मूल्यवान समय को हम ऐसे यज्ञ में आहुति दें, अपने समय की आहुति, इससे महत्वपूर्ण चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपनी पूरे जीवन का वो होता है। सबसे पहले मैं मंगलाचरण के लिए जो हमारी छात्राएं आई थी समाजशास्त्र विभाग की, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। स्वागत गीत जो प्रस्तुत किया उन्होंने, और खास तौर से पूर्वोत्तर से जो हमारे छात्र आए हुए, जो हिंदी की निरंतर सेवा कर मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ कि लगातार जो है असम का प्रतिनिधित्व रहता है। न केवल वो मन से जुड़ते हैं, बल्कि अपने सर्वांग से जुड़ते हैं, यहाँ पर गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। इससे बड़ा क्या उनका स्वरूप हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी के प्रति हम लोग को सम्मान रखना चाहिए, और उसी भाव से मैं ये जो बोरा जी और उनके साथ की जितनी छात्राएँ हैं, छात्र हैं, उनका अभिवादन भी करता हूँ। और साथ ही इस युवा समवाय में जो लोग पुरस्कृत हुए, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, ये उनके जीवन को एक नई दिशा देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि आज जो है ऐसे मनीषी विद्या निवास जी कभी कहीं मनीषी भाव से हम लोग देखते थे उनको, आचार्य जैसे पुराने हमारे तो अधिकारी भी रहे काफी विद्यापीठ में, कभी कभी सब फाइल छोड़ देते थे, लोग पड़े रहते थे और कमरे में बैठा करके चाय पियो और कपास तक करो। कहते थे पंडित जी फाइल तुमसे क्या मतलब है जी, है विश्वविद्यालय मुझे चलाना है। हमने कहा कि तुम अध्यापक है, महामंत्री हो, तो इससे क्या, चलो बैठो। इस तरह का जो प्रगति था, छोटे छोटे शब्दों को उभार देते थे और उसमें सुनते, और वह भी क्षण हम लोग को बड़ा 88 का वो सुखद क्षण प्रेरणा देता है। एक मैं उदाहरण के सांस्कृतिक बोध को देना चाहता हूँ, कि बल्कि वह जो उनमें सांस्कृतिक अमोघता थी पंडित जी में, वो अद्भुत थी। राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम होता है तो पॉइंटर देखता है, पूरा बताया देखता है क्या कर रहा है, कैसे कागज पत्र कर रहा है, वो देखे। लेकिन जो है नहीं, सब लोग क्या क्या करोगे पहले आओ। और उन्होंने कहा कि श्रद्धानंद तुम सबसे अंत में कैंप लगाओगे, पहले सबका लगवा दोगे। हमने क्या करना होगा, कहे देखो पंचकोशी को चुन लो। अब आप सोचे, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, 87-88 की। पंचकोशी यात्राओं के जो मठ हैं, जो धर्मशाला है, लोगों के कब्जे में थे, गंदगियों का अंबार था। आज मोदी सरकार उस पर ध्यान दे रही है। पंडित जी 88 में ध्यान दे रहा है, 87-88 में ध्यान दे रहा है। क्योंकि पंचकोशी यात्रा जो है वह जीवन की एक बड़ी यात्राओं में, जिससे अध्यात्म उठता है, धर्म। और हम लोग को लगवाते थे, और करीब करीब सभी धर्मशालाओं को हमने खाली करा दिया कब्जे से। जहां पर 200 विद्यार्थी कांग्रेस बच्चे थे, तो काशी विद्यापीठ के क्रांतिकारियों की संस्था है, जिसने देश की आजादी में बड़ी भूमिका का निर्माण किया है, खाली हो गया। फिर बाद में हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को दिया, उनके कैंप करने लगे, पीएससी के कैंप बराबर यहाँ दंगा फसाद होना शुरू हुआ, कैंप के लिए वो जगह। तो ये सांस्कृतिक जो सोच थी उस समय, जब भी मैं कहीं प्रशासन में भी बात होती तो मैं पंडित जी की इस बात को कहता हूँ, और गंगा सेवा का
आप सोचें कि 88 के बाद जो है लगभग 4.5 वर्षों तक हम लोगों ने प्रत्येक रविवार को 3 घाटों की सफाई की, रायपुर प्रसाद घाट, शीतला घाट और विशाल, बिना किसी पैसे के साथ की इसको। और वो क्षण मुझे बहुत आज भी शक्ति देता है जी। और उनका इतना प्रेम था कि एक बार मैं कहना चाहता हूं, ये सीखने वाली बात है, वो उनके उन पक्षों को उजागर करता है जो कहीं कहीं की रचनाओं में वह दिखता है। कैंप में लगा रहा था, समापन होने वाला था जिस दिन, उस दिन जो है मेरे कैंप के समापन की उन्होंने वित्त समिति की बैठक कर दी। यूनिवर्सिटी में वित्त समिति की बैठक तो प्रोफेसर से अधिक कोई नहीं जानता। बहुत अहम मुद्दा होता है कि हर पैसे का हिसाब होता है। तो युवा के नहीं हो आएंगे, गांव वाले कहते पंडित नहीं आएंगे। गांव के लोगों में इतना था कि आज विद्या निवास ही गांव में आने वाले हैं। सोचिए आप, उनकी ये पकड़ थी। कोई हाई स्कूल में पढ़ा है उनको, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ा है, आज देखने का अवसर है जिनके अंदर बसे हुए हैं विद्या निवास, तो बाकी नहीं आएंगे। तो हमारे बालेश्वर पांडे जी कहते हैं कि प्रोफेसर आए, जो संसद सदस्य थे बालेश्वर पांडे जी, उनके परिवार के थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कुछ कहूँगा, पंडित से सामने कहने की हिम्मत नहीं है। तो हमने कहा एक कागज का टुकड़ा को आप दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, न हो तो चपरासी से भिजवा दिए, दरवाजे से नीचे कर दीजिएगा। तो हमने केवल इतना ही लिखा कि 240 घंटे मैंने अपने पूरे परिवार से आए 10 दिन का कैंप था, और आप 24 मिनट नहीं देंगे, इस लहजे में नहीं लिखा। प्रणाम। पंडित जी ने जो है देखा किया, और हम लोगों को लगा कि नहीं आएंगे। हम लोग गांव में झुके फंसा रहे थे लोगों को कि क्या डंडी लगाए हुए, लगाए वो लगाए। पंडित जी हम लोग को कुछ नहीं मालूम। पंडित जी ने वित्त समिति स्थगित कर दी कि सारे मेंबरों को खाना खिलाइए, उनका जो भी मनोरंजन आदि के लिए समय लगता हो उसमें बात कीजिए, मैं जा रहा हूँ कबीरदार। हम लोग डर रहे थे, अचानक पंडित जी आ गए। आप सोचे कि गांव के लोगों का इतना उत्साह था कि सारी मर्यादा छोड़कर पंडित जी को उठाने लगे। मेरे पास एक फोटो है जिसमें पंडित जी को लोग उठाए हुए हैं और इतना छोटा उनका तो मुंह दिख रहा और सब लोग के बीच में घिरे हुए। ये कहते हैं उनका जो आदमी पक्ष था, जिससे भी जुड़ते थे अपना बना लेते थे और सबको कहीं न कहीं कुछ करने के लिए उद्यत देते थे उसके लिए। आज जिन लोगों ने अपने वक्तव्य दिए उसमें हमारे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी ने संत साहित्य की देन पर बहुत अच्छा विचार करते आए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं, एक बात चर्चा भी मैं करता हूं। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बुद्धिजन को ये सोचना चाहिए, जब मध्यकाल की जब बात करते हैं तो उन पक्षों पर आज मध्यकाल की कविता हमारी जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे आज की कविता की उतनी जरूरत नहीं दिख रही है जितने की मध्यकाल की कविता की जरूरत है। ये जरूरत भी कुछ मायने रखता है। मैं कभी उस कालखंड में सोचता हूं कि ये संत न होते जो भिन्न भिन्न शास्त्रों से टकरा रहे थे, भिन्न भिन्न नीची जातियों के थे, तो मेरा भारतीय समाज कैसा होता। और उस भारतीय समाज की ताकत देखिए, ऐसे संतों की ताकत कि जो कह देते थे वो उपदेश किया और जो बोल देते थे वो आदेश। ये संतों का करिश्मा है जिसमें आदेश भी है और उपदेश भी है। ऐसे हमारा मध्यकाल है, जिन्होंने उन संतों ने जिन्होंने श्रम, भक्ति और ज्ञान की एक साथ गंगा बनाई। ऐसे जो कि खेतिहर लोगों के पीछे जा जाकर गुजरात के तो स्वामी जी पीछे पीछे बीज लेके चलते थे। तो कहने का आशय, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो आखिरी निबंध है उसमें कहते हैं कि कविता हमारे लिए प्रयोजनीय वस्त्र है।
जब मनुष्यता से हम डरने लगेंगे, इतने विविध प्रपंचों में उस मनुष्यता को बचाने के लिए कविता हमारी आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के लिए वो कविता हमसे लगी रहेगी और आगे भी हमको से लगी रहेगी और हमको बचाए रहेगी। तो जो मनुष्यता का भाव है, उस मनुष्यता के भाव के साथ ये हमारे कवियों की ताकत थी जो हमारे अंदर उस बात को काटा है। उसके बाद वशिष्ठ अनूप जी ने अपने वक्तव्य में जो देव को केंद्र में रख करके उसकी व्याख्या की, सचमुच रीत काल के कवियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे कवि मिश्र जी हैं, कौन सी मर्यादा नहीं दिखती उनमें, कौन सी लोक मर्यादा नहीं दिखती उनमें, उन कवियों में कौन सा कवि कर्तव्य नहीं दिखाई देता। तो एक एक सिक्के के लिए एक एक कविता दोहा लिख रहा हो और वो भी कहता है नहीं पराग नहीं मधुर नहीं बिका, ये साहस से कवि करता है। उसके मुकाबले की कवि कर्तव्य का उदाहरण हमें प्रस्तुत तो कीजिए, या तो पांच चार उतारता होगी भूषण जैसे दूसरे कवियों जैसे, लेकिन कहता नहीं बना। ये लोक मर्यादा देखिए, और लोक मर्यादा का जो श्रृंगारिक लगाते हैं, आज की लोक मर्यादा आपको नहीं दिखती जो भरे भवन में नैनन से ही उस मर्यादा को समझे कि वह समाज इतना सुसंस्कृत था कि वह उसकी अभिव्यक्ति आज की तरह नहीं कि हाथ पकड़ के निकल जाओ। तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं उनके जीवन के, क्योंकि जीवन की कविता है, जीवन में राग होगा, श्रृंगार होगा, विराग होगा, भक्ति होगी, क्या नहीं लिखा उन्होंने। उनकी पूरी सत्संग की प्रेम है। तो कभी केवल श्रृंगार कह देने मात्र से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो पूरी प्रेम की कविता है और हमारे जीने की ताकत यदि है तो प्रेम और करुणा ही है। और उस प्रेम और करुणा से ही जो है मनुष्यता जो है पुष्पित भी होती है, पल्लवित भी होती है। तो ऐसे मध्यकाल के कवियों में जो रसा बसा है, चाहे वह देव हो, चाहे धनानंद हो, चाहे सेनापति हो, चाहे दिवाकर परमाकर हो, सबने हमें कुछ दिया है। हमारे जो है के सत्यनारायण साहब ने बिल्कुल सही कहा, एक धारा चल पड़ी थी, चाहे देवरी की धारा हो, गंगा की धारा हो, चाहे यहाँ की हो, सब एक साथ दुनिया को बदल रहे थे। मैं समझता हूँ कि बेहतर समाज के निर्माण में मध्यकाल के कवि थे, बेहतर समाज के निर्माण में उनका कोई स्लोगन नहीं था, कोई ढिढोरा नहीं था। लेकिन आज भी तो हमको लगता है कि मुझे बेहतर बनना है तो कबीर को तो आत्मसात करना पड़ेगा, रैदास की भक्ति में तो ढूंढनी पड़ेगी, मीरा जैसा समर्पण भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो आज हमारे मध्यकाल की जरूरत को हमारे कहते हैं इंग्लिश का वैश्विक फलक पर सत्यनारायण जी ने, उसके बाद प्रणव भारती जी ने जिस तरह से वृंदावन को उल्लेखित किया। वृंदावन तो पूरा है, मन ही वृंदावन हो जाता है जब कृष्ण और राधा का उल्लेख कोई करे, नाचने लगता है। वृंदावन जो जो राष्ट्र क्षेत्र है उससे ही तो जीवन का राष्ट्र सारे दरवाजे खुलते हैं। और ये सुनील कुमार मानस ने बहुत कम समय में, यदि कम समय मिला थोड़ा किया थोड़ा, लेकिन उसने भी जो प्रस्तुति की बहुत अच्छी भक्ति काव्य उसका जो पाठ था राम को लेकर के, उसके लिए भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रोफेसर सुमन जैन ने कवि के लोक तत्व की चर्चा की और खास तौर से अब ये पक्ष विपक्ष की बात तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि किस तरह से आज भी लोग प्रश्न खड़े करते हैं। आज की कविताओं में प्रश्नाकुलता है, लेकिन पहले की प्रश्नाकुलता में हमें दिखता था जिसमें संतोष की भी एक संस्कृति झलकती थी। आज संतोष की संस्कृति जो है करीब करीब लुप्त सी हो गई है। तो आज जो है भारती गोरे जी ने खास तौर से जो शास्त्र और लोक का जो द्वंद्व है, जो उसके खास बिंदुओं पर, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो लोक तत्व की दृष्टि से हो, उसको रेखांकित किया। और मैं समझता हूँ कि शास्त्र का निर्माण भी लोक ही होता है और लोग फिर उसके विरुद्ध होते हुए भी अपने नए शास्त्र को गढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पंडित जी जिस तरह से अपने कविताओं में छिदवन की छां की भूमिका पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि पंडित जी कहते थे कि मैं किसी भी आधार पर अपनी आस्था से समझौता नहीं कर सकता। कहते थे कि जो हमारे अंदर जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक चेतना है, वो सांस्कृतिक चेतना जोड़ने वाला है। आज जो पूरा पाठ हुआ, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, उनका कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए। तो जो शीर्षक था, और मैं समझता हूँ कि समापन में ये बात जो आज की आवश्यकता है मध्यकाल की कविता, जरूरत है गिरिधर कविराज की कविताओं की भी, पुनर्यों की भी आवश्यकता है, जो हमें सीख देती है नैतिक शिक्षा
शिक्षा देती है, तो मैं कहूँगा कि मनुष्य के भीतर सोए हुए विराट अनुराग को जगाने का काल तो सीमा रेखा की दृष्टि से गुरु जी ने कर दिया था उसमें कि काल मान लो, जो कि जो लोग मान करके काल लेकर के आए हो, मैं उस पर जगाने का काल कहता हूँ। ये जगाने का काल है। मैं समझता हूँ कि मनुष्यता की जागृति जो उन्होंने सांस्कृतिक जागरण के द्वारा संतों ने भक्तों ने की, पूरा मध्यकाल के दरबारी कवियों ने भी की। दरबारी कवियों ने भी अपना वो नहीं बेचा था। मैं आपको बता दिया, मैंने बहुत सारे उदाहरण, चाहे केशव का दे दो, चाहे वो बिहारी का दे दो, बिके नहीं थे। आवश्यकता थी। आज उससे अधिक अश्लीलता आ रही कि नहीं आज की कविता में, लेकिन नायिका को प्रेम प्रकट के लिए मटन की छाया को छूना चाहती है। ये देखिए मर्यादा कहीं मिलेगी क्या? एक बात भी है, बहुत से सुरेश पचौरी ने भी जो पुस्तक लिखी हमको पसंद नहीं आई, मिले थे हमको उसमें, तो हमने कहा कि आपकी दृष्टि में केवल काम नहीं होना चाहिए, काम में विसर्जन का भाव है, इसमें लोक मंगल की जो चेतना है उसे भी होनी चाहिए। तो आपने इतना सुंदर जो आयोजन हुआ उसके लिए तो मैं पूरी टीम के साथ क्या कहूँगा, दादा को तो कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन जब कहता हूँ देता हूँ कुबेर ने इतना परिश्रम किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक से कपड़ा भी नहीं पहन के आते थे कि आदमी होता चला बढ़िया हमारी दिया हुआ बुरा हुआ है पहन के चलना है। कार्य की जो तत्परता, एक एक आदमी को देखने का, एक एक आदमी को पूछने का, जिस तरह से पंडित जी पूछते थे अपने मेहमानों को बुला करके। कभी कभी जब आते थे कोई साहित्यकार तो हम लोग को बुलाते थे, ले आओ, तो हम लोग दौड़ के बाहर से भी कुछ लाते थे। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं तो राशि लाए, ये भाव रहता था कि जब राशि क्या आएगा तुम खिलाओ तुम साइड करके। तो इस भाव के साथ जो इतनी अपूर्व शक्ति थी, बनाने की जो क्षमता थी, समाज को अच्छी तरह से देखने की जो क्षमता थी, वह दृष्टि उनमें थी। और मैं समझता हूँ कि दरअसल वह मनुष्यता और प्रेम की जो कविता मध्यकाल की है, और वही ताकत पंडित जी के ललित निबंधों की ताकत है। वह व्यक्ति और समष्टि में जो है सौंदर्य की विराटता का इतना बढ़िया दर्शक मैं नहीं समझता कि दूसरा दर्शक हुआ पंडित जी की तरह। तो मैं पुनः प्रणाम करता हूँ।